तो आफ्टर सर्विंग अराउंड फॉर 9 years आई जॉइन दिल्ली मेट्रो इन 2003 कि और मैं अगर एनडीए में चला गया होता उस समय तो मैं भी आज शायद कारगिल में लड़ रहा होता। अगर मुझे इंग्लिश आती है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। बीइंग एन इंडियन, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें पता होना चाहिए। Jai Hind everyone, and welcome to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, for the cadets, and by the cadets. Today, we have with us a multi talented personality who made his impact in NCC and made a remarkable growth in Delhi Metro. He's the author of 28 books and traveled across the world. Please welcome Mr. Rishi Raj sir, Additional Journal Manager of Delhi Metro Rail Corporation. Thank you, sir, for joining us today. Thank you for inviting me to your podcast, and Jai Hind to all the viewers. Yes, sir. So, sir, we'll start with your NCC journey. Back days, we want to know that what's your NCC day was like and a life of a cadet. बहुत अच्छे दिन थे वो। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर आई जॉइंड एनसीसी इन द ईयर 1987, Yes, sir. और आई वाज स्टडिंग इन शक्ति नगर नंबर 1 गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 शक्ति नगर। तो मेरा फर्स्ट कैंप मैंने अटेंड किया था 1991 में। Yes, sir. तो वीकली हमारे, मुझे याद है कि 2-3 क्लासेस हुआ करती थी एनसीसी की। तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन आई स्टिल चेरिश दोज डेज। Yes, sir. So, sir, as you were best shooter and also best in drill during your camp days. So, sir, what do you think that how NCC is helping cadets in their physical fitness and in their discipline, also how it's helping in their future growth? एनसीसी बेसिकली इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन नेशंस फ्यूचर। Yes, sir. मुझे लगता है कि जैसे इजराइल में होता है कि हर उनके निवासी के लिए मैंडेटरी है कि एक बार वो आर्मी ज्वाइन करें। Yes, sir. तो मैं तो चाहता हूँ कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए। Yes, sir. और ऐसा अगर हो जाए तो सबको वैल्यू पता चल जाएगी कि क्या वैल्यू होती है। एक जो हमारा सैनिक है जो बॉर्डर पे जाकर के लड़ाई लड़ता है, जो अपना खून बहाता है, अपनी जान देता है, क्या वैल्यू होती है उस जान की, उस खून की। Yes, तो sir. ये सबको पता चल जाएगा। लोग ये सवाल पूछना छोड़ देंगे कि हमें प्रूफ दिखाओ कि Hmm. कहाँ गोली चली, हमें प्रूफ दिखाओ कहाँ आपने मिसाइल मारी। तो ये सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ठीक है, हम लोकतंत्र हैं तो कुछ हमारी सीमाएं हम नहीं कर सकते। लेकिन एनसीसी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और मुझे लगता है कि देश का जो, हमें जो ज़रूरत है आर्मी में, क्योंकि आपको पता है कि ऑफिसर्स की ऑलरेडी शॉर्टेज है। Yes, sir. तो वी आर फेसिंग दिस शॉर्टेज सिंस फॉर द लास्ट आई थिंक 15-20 years। Yes, sir. तो एनसीसी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आपको छोटे में ही पता चल जाता है। जैसे मैंने 6th स्टैंडर्ड में एनसीसी 7th में ज्वाइन किया था, तो एट दैट टाइम उस समय से ही मेरे मन में था कि मुझे एनडीए में जाना है, Yes, तो sir. एनडीए करना। आई वाज वेरी मच क्लियर। लेकिन वो मेरी किस्मत में शायद नहीं लिखा था आर्मी में जाना, क्योंकि मेरा रेलवे में सिलेक्शन उससे पहले हो गया। तो आई गॉट सिलेक्टेड इन रेलवेज इन 1992, और उसके 2 साल बाद मुझे एनडीए देना था। लेकिन Yes, वो sir. मेरे कुछ फैमिली सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि मतलब आई कुड नॉट अफोर्ड टू लीव दैट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड गो एंड ट्राई अगेन फॉर द इंडियन आर्मी। तो आई वाज अनफॉर्चुनेट, तो आई कुड नॉट जॉइन इंडियन आर्मी। लेकिन मैं अपने आप को आज भी फौजी मानता हूँ। कैडेट तो मैं हूँ ही। Yes, sir. तो एज यू से, वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। तो मैं दिल से फौजी हूँ, मैं कलम से फौजी हूँ। आई ऑलवेज से वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। Yes, sir. Truly. So, sir, as you were in NCC in the year 1991, so what's difference do you see in the NCC of your time and the Amrit Kal ki NCC, and what impact is it making today? इट्स अ मैसिव डिफरेंस, उस समय क्या होता था कि एक साहब आते थे, शायद सूबेदार साहब थे कोई, जो इंस्ट्रक्टर थे हमारे। Yes, sir. तो वो बैग लेके आते थे उसमें कि आज ये जूते आप लोग ले लो। तो वो उस समय मतलब एसेसरीज भी ठीक से नहीं मिलती थी, तो यूनिफॉर्म भी की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं होती थी। लेकिन Yes, sir. ठीक है, तो चलता है जैसे जैसे देश तरक्की करता है, फंडिंग मिलती है। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ एनसीसी कैडेट्स को, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब लगता है कि उन पर काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो Yes, sir. उनको भी एक फीलिंग आती है कि नहीं, दे फील प्राउड वियरिंग दिस यूनिफॉर्म।
तो हमें भी प्राउड होता था उस समय, ऐसा नहीं कि प्राउड नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है कि अब थोड़ा-सा चीज़ें सिस्टमैटिक हो गई हैं। अब एनसीसी जैसे मैं देखता हूँ प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व होते हैं, वो खुद एनसीसी कैडेट रहे हैं। यस सर। तो ही नोज़ कि एनसीसी कैडेट की वैल्यू क्या होती है, वो क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है देश के विकास में, देश की तरक्की में, देश की सुरक्षा में। क्योंकि आप अभी से अगर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं ना कि छोटी एज में कि नहीं मेरे को देश के लिए कुछ करना है, मुझे भी बॉर्डर पर जाकर लड़ना है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो जब आप सोचिए आज जब प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है और बहुत अच्छे-अच्छे लेवल पर चीज़ें होती हैं, आपको बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, तो ऑब्वियसली अमृतकाल का एनसीसी इज़ मच मच बेटर। यस सर। सर, आई कैन एक्चुअली से बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमें भी अब काफ़ी सपोर्ट मिलता है हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से, एंड दे एक्चुअली इनकरेज अस कि बेस्ट वे पॉसिबल में हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। सो सर, जब आपकी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी, व्हाट वाज योर फीलिंग? वाज इट एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, और व्हाट ऑल फीलिंग यू आर हैविंग एट दैट टाइम? एक्चुअली आई बिकेम ऑथर एक्सीडेंटली। सर। मेरा कोई इरादा नहीं था ऑथर बनने का, क्योंकि मैं तो मुझे लगता है कि मेरा जन्म घूमने के लिए हुआ था, और मैं जब से नौकरी में आया हूँ 19 साल से, आज मुझे 31 साल हो गए घूमते हुए। यस सर। तो देश के सभी 36 राज्यों में कर चुका हूँ, और अभी भी घूमना मेरा सबसे बड़ा शौक है, पैशन है। तो मैं एक्चुअली वो भी एक भ्रमण पर निकला हुआ था 2012 में। आई वेंट टू कैलाश मानसरोवर। यस सर। तो वो यात्रा इतनी कालजयी थी, कालजयी मतलब इतनी रिमार्केबल जर्नी थी वो, इतनी उसने मुझे इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल अनुभव दिए, तो मुझे लगा कि आई शुड पेन डाउन ऑल यस दोज़ सर। एक्सपीरियंसेस। तब मैंने किताब लिखी सबसे पहले, कैलाश दर्शन कुछ यादें कुछ बातें। तो वो मेरी 2013 में रिलीज़ हुई। यस फिर सर। उसके बाद उसका इंग्लिश वर्ज़न आया 2014 में। फिर मुझे लगा कि लोग बोलते हैं कि यार किसी का अगर एक काम हो जाए ना और वो दोबारा ना हो, तो इसका मतलब वो एक्सीडेंट ही था, मतलब वो मेरे को बात, मैंने कहा यार ये तो गलत हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे आप अभी मेरे से पूछ रही थी कि मैं जब लिखने बैठती हूँ सोचती हूँ क्या लिखूँ? यस सर। तो मैंने अपने आप से पूछा मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैंने सोचा कि उस समय भी मैं काफ़ी स्टेट्स कर चुका था इंडिया के। तो फिर मैंने किताब लिखी अतुल्य भारत की खोज, जिसमें मेरे वेरियस स्टेट्स की मैंने जर्नीज़ के अनुभव लिखे। मैं यहाँ गया तो मुझे कैसा लगा, मैं लेह गया तो कैसा लगा, अंडमान गया तो कैसा लगा, तो वो सारी जर्नीज़ मैंने पेन डाउन की। तो ट्रैवलॉग्स बेसिकली मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, क्योंकि ट्रैवलॉग्स जो है कि ये फ़िक्शन नहीं होते, यस सर। ये नॉन फ़िक्शन होते हैं, ये रियलिटी होती है लाइफ़ की। तो जो आप फ़ील करते हो आप लिखते हो, फिर इससे क्या होता है कि लोग इंस्पायर होते हैं कि नहीं, अगर ही कैन ट्रैवल तो मैं भी आई कैन आल्सो ट्रैवल, तो मुझे भी ट्रैवल करना चाहिए। यस। और ट्रैवल तो मुझे लगता है ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब जो ज्ञान आपको किताबों से पढ़कर नहीं मिलता, वो आपको घूमने से मिलता है। तभी जब देश में जब सिविल सर्वेंट सिलेक्ट होते हैं, उनका एक पार्ट होता है ट्रेनिंग का, भारत दर्शन करके, जहाँ उनको यस सर। देश के विभिन्न हिस्सों में घुमाया जाता है। उनको बताया जाता है कैसा कल्चर है, कैसे लोग हैं, कैसा देश एक्चुअली भारत है क्या? भारत इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 36 स्टेट्स, एंड यूनिकनेस ये है कि सभी 36 राज्यों की अपनी-अपनी कल्चर, अपनी-अपनी भाषा, अपना-अपना खान-पान का तरीका, अपना-अपना। लेकिन सब आप देखेंगे इंडियन आर्मी में जब सब लोग आते हैं, सब एक होते हैं। सबका स्वर एक होता है, सबका लक्ष्य एक होता है। सब एक स्वर में बोलते हैं भारत माता की जय। जय। यस सर। तो ऐसे मैं ऑथर बना और उसके बाद सिलसिला चलने लगा। फिर मेरी किताब आई देशभक्ति के पावन तीर्थ, जो कि मेरी बेस्ट सेलिंग भी बनी। यस सर। और उसमें भी मैंने ट्रैवलॉग का पुट जोड़ा, क्योंकि लोग क्या करते हैं किताब लिखते हैं किसी जगह के बारे में हम्म। कि वहाँ ऐसा हुआ, इतिहास लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें 1857 की क्रांति से जो जुड़ा हुआ स्थान है बैरकपुर, यस आई सर। पर्सनली वेंट टू बैरकपुर। तो मैंने मंगल पांडे के बारे में लिखा, वहाँ बिंदा तिवारी के स्मारक पर गया मैं। बिंदा तिवारी जो थे मंगल पांडे से भी 40 साल पहले शहीद हुए थे देश के लिए। तो वो ज्ञान मुझे वहाँ जाके मिला। तो आई नेवर हर्ड ऑफ बिंदा तिवारी साहब। यस तो सर। पता चला, तो ऐसे ही फिर 1857 को मैंने कवर किया। उसके बाद 1947 के क्रांतिकारियों के बारे में, उनसे जुड़े स्थानों पर पर्सनली मैं गया, बहुत सारी जगहों पर गया, तो सारे अनुभव मैंने इसके अंदर डाले। फिर एक पूरी एक माला बनाई है 1857 से लेकर 99 कारगिल वॉर तक की, और सभी स्थानों पर मैं पर्सनली गया। फिर ये किताब मैंने लिखी। तो ये किताब तो मेरे लिए बड़ी स्पेशल है। यस सर। फिर इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अवार्ड भी दिया, तो और अच्छा लगा।
कि ये इट इज़ इंस्पायरिंग यूथ के किस तरह से, मतलब ये सबको पता होना चाहिए। यस सर। सर एक्चुअली इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड आई थिंक ये बुक हर कैडेट को आई थिंक रीड करनी चाहिए, आई हाँ, पर्सनली फील ये दैट। ये वाली बुक है, मैं दिखा भी देता हूँ कैमरे पर। यस सर। तो ये हर कैडेट को पढ़नी चाहिए, और क्यों पढ़नी चाहिए ये मैंने बता ही दिया आपको, कि इसमें आपको जितने भी हमारे वॉर हीरोज़ हैं, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो हैं, उन सब के बारे में आपको पता चलता है। Yes, sir. So, sir, as you have authored 28 books, which is remarkable. So, sir, what's the source of inspiration you had? कि continuously 28 books को आप लिखना, it's very challenging. So, what was your source of inspiration? हुआ क्या कि 2019 में ना जलियांवाला बाग के 100 ईयर्स हो रहे थे। Yes, sir. तो आई हैव कवर्ड जलियांवाला बाग इन देशभक्ति के पावन तीर्थ आल्सो। Yes, sir. तो आई वाज सिटिंग विद माय पब्लिशर, तो ऐसे ही दिमाग में आया कि इतना बड़ा देश के अंदर घटना हुई जिसमें इतने हज़ारों लोग मर गए, और उसको इतना मतलब जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान मिला नहीं। तो हम ऐसा क्या करें कि आज के बच्चों को पता चले कि जलियांवाला बाग कुछ हुआ था। देन एन आइडिया केम टू आवर माइंड, वी वर डिस्कसिंग दिस आइडिया। तो कि एक स्टोरी बुक बनाते हैं बच्चों के लिए। तो हमने स्टोरी बुक बनाई, उसका नाम रखा सुनो बच्चों जलियांवाला बाग की कहानी। तो इस तरह से मेरी पहली स्टोरी बुक बच्चों के लिए आई, और उसका लॉन्च किया था कर्नल थापर ने, Yes, विजयन sir. थापर जी के पापा, और साथ में थे भगत सिंह जी के ग्रैंडसन यादवेंद्र सिंह जी। तो वो किताब जो है ना, वो एक लैंडमार्क स्टोरी बुक बनी, जो बच्चों को, मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चों को जब पता चलता है कि व्हाट वाज जलियांवाला बाग, क्यों हुआ, कैसे हुआ, देन दे कम टू नो अबाउट दिस उधम सिंह साहब, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी जलियांवाला बाग कांड का बदला लेने के लिए। Yes, sir. तो ये फिर आइडिया आया, फिर हुआ क्या कि कारगिल विजय दिवस का जब हमारा सिल्वर जुबली आने लगा, तो मैंने फिर एक पूरी स्टोरी बुक की सीरीज निकाली कारगिल वॉर हीरोज के ऊपर, जिसमें कैप्टन अनुज नैयर, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे और सौरभ कालिया साहब, तो इन सब पे एक डेडिकेटेड स्टोरी बुक्स बनाई इंग्लिश और हिंदी में। तो वो हमने लॉन्च की, और अभी रिसेंटली एक स्टोरी बुक आई है जिसमें हमने, अभी कारगिल सिल्वर जुबली ईयर ख़त्म ही हुआ जस्ट, तो हमने उसको अभी लॉन्च भी नहीं किया फॉर्मली, लेकिन वो आ गई है मार्केट में, अमेज़न पर अवेलेबल है। उसका नाम हमने रखा सुनो बच्चों कारगिल युद्ध की कहानी। तो उसमें एक 12th का स्टूडेंट है, 12th पास करके कॉलेज जाता है, जैसे आप लोग कॉलेज जाते हो। Yes, sir. तो वो नोएडा में रहता है, वो रोज़ एक सड़क से निकलता है, जैसे नोएडा में एक सड़क है लेफ्टिनेंट Yes, sir. विजयन थापर मार्ग। तो वो रोज़ सोचता है कि ये क्यों सड़क का नाम रखा लेफ्टिनेंट विजयन थापर मार्ग, हु वाज़ विजयन थापर? तो वो उसको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। तो वो जब पढ़ता है तो डिसाइड करता है मैं कारगिल जाऊँगा। तो वो कारगिल जाता है और जा कर के आर्मी वालों से मिलता है, तब वो आर्मी वाले उसको एक्सप्लेन करते हैं कि देखो ऐसे लड़ाई हुई थी, इतनी 16,000 फीट की ऊँचाई पर वो लड़े, टेम्परेचर वाज़ -40। तो वो बच्चों के लिए बड़ी प्यारी सी बन गई है वो। उसका इंग्लिश वर्ज़न भी हम साथ में लेकर के आए, क्योंकि आजकल बच्चे कहते हैं कि अंकल हिंदी में तो आप बनाते ही हो, क्योंकि मैं हिंदी में लिखता हूँ। Yes, sir. तो बोले इंग्लिश में भी होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, जो चीज़ समझ में आए, जो विधा जैसे जिसको पसंद हो, क्योंकि बात इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी बात आप तक पहुँचनी चाहिए, Yes, टारगेट sir. ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए। जैसे मेरा अपना यूट्यूब चैनल है एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि, उस पर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मैंने परमवीर चक्रा ऑल 21 के ऊपर एक बड़ी सीरीज़ बनाई है। Yes, sir. तो वो भी मुझे लगता है हर एनसीसी कैडेट को देखनी चाहिए। क्योंकि जब मैं उसको स्टडी कर रहा था उनके बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, और जब पता चली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और उनके प्रति मेरे दिल में और श्रद्धा बढ़ गई। तो जो लोग, जो कैडेट्स हैं, जो यंग आर्मी मैन हैं, उनको पढ़नी चाहिए, वो देखनी चाहिए वो सीरीज़। तो अभी क्या हो गया कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि हम आजकल किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं। तो मैंने क्या किया कि उनके लिए मैंने रील्स बनानी शुरू कर दिए, शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। Yes, sir. फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक रील बनाई थी, जिसमें मैंने एक आइडिया रेलवे डिपार्टमेंट को दिया कि हमें अपनी ट्रेन्स का नाम जो है ना अपने वीरों के ऊपर रख देना चाहिए। Yes, sir. जैसे एक सपोज एक आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन का नाम हो कैप्टन विक्रम बत्रा एक्सप्रेस, तो कितना अच्छा होगा नहीं? Yes, sir. जैसे वो बच्चे पूछेंगे कि इस ट्रेन का नाम, या एक आम आदमी पूछेगा इस ट्रेन का नाम मनोज पांडे एक्सप्रेस कौन है, हु वाज Yes, मनोज sir. पांडे? क्योंकि कारगिल के हुए भी 25 साल हो चुके हैं।
एक पूरी जनरेशन निकल गई है। Yes. और ये कहा जाता है कि अगर इंसान का जन्म हमने लिया है ना, तो इट्स आवर ड्यूटी टू पास आवर संस्कृति एंड कल्चर, और जो भी वीरता हमारे पुरखों ने दिखाई थी वो हम अगली जनरेशन को पास ऑन करें। नहीं तो उनको गर्व कैसे होगा? अगर किसी को गर्व ही नहीं होगा अपनी संस्कृति पर, वो देश के लिए विकास में क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा? आपको गर्व होना बहुत ज़रूरी है कि यस, हमारे लोगों ने किस तरह से कितनी विपरीत परिस्थितियों में लड़ाइयाँ लड़ी और किस तरह से अपनी जान दे करके देश की रक्षा की। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो वो बातें, वो वीडियोज़, वो किताबें, उन माध्यम को आज की यंग जनरेशन तक पहुँचाना, मैं इसी में लगा हूँ। सो सर, जैसे कि आपने 28 बुक्स लिखी हैं, तो कंसिस्टेंट राइटिंग इससे आई थिंक एक ब्रेन फॉग या फिर कंटेंट ब्लॉकेज होता है। सो ऐसी कोई सिचुएशन आपको ऐसे फेस करने को मिली या फिर आपने फिर उसको कैसे टैकल किया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब ऐसा होता है। यस सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक ईश्वर की कृपा ना हो। तो मेरा ये मानना है कि माँ सरस्वती की जब तक कृपा नहीं है ना, जैसे एक ये मेरी कारगिल एक यात्री की ज़ुबानी आई, तो मैंने इसे कोविड के दौरान करीब 85% कर लिया था। यस सर। तो कोविड के बाद जो है ना, नेक्स्ट 15% करने में मुझे 1 साल लग गया। तो वही जब बैठता था तो कलम ही नहीं चलती। यस सर। तो इसीलिए उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। यस सर। तो कुछ-कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब आप लिखने बैठते हैं तो इतना लिखते हैं, 15-15, 20-20 पेज भरे जाते हैं। लेकिन कोई-कोई दिन ऐसा होता है आप लिखने बैठते हैं, आपसे 1 पेज नहीं लिखा जाता। यस इट सर। हैपेंस विद एवरीबॉडी। बट रस्किन बॉन्ड ये बोलते हैं कि मतलब एक सक्सेसफुल ऑथर बनने के लिए आप रोज़ लिखने बैठो, यस सर। रोज़ बैठो। 1 दिन नहीं लिखा जाएगा, 2 दिन नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली आइडियाज़ विल स्टार्ट कमिंग टू योर माइंड एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग। Yes, sir. So, sir, now I want to know about your experience as a additional journal manager at DMRC. What this job personally means to you, and is there any book that you have written about Metro that you want that you want our audience to read about? मैंने दिल्ली मेट्रो मेरा दूसरा प्यार है। मेरा पहला प्यार भारतीय रेल थी, जिसमें मैंने जॉइन किया था 1994 में। Yes, sir. तो आफ्टर सर्विंग अराउंड फॉर 9 इयर्स आई जॉइन्ड दिल्ली मेट्रो इन 2003। तो अभी मुझे 22 साल हो गए हैं दिल्ली मेट्रो के साथ काम करते हुए, और मुझे ये बड़ी गर्व की अनुभूति होती है बताते हुए कि दिल्ली मेट्रो आज बैकबोन है दिल्ली का। मतलब अगर Yes, आप sir. इमेजिन करिए, अगर दिल्ली मेट्रो ना होता तो दिल्ली की क्या हालत होती। तो जो 75 लैक्स पैसेंजर जर्नीज हो रही हैं, अगर वो सब रोड पर उतर आए तो दिल्ली तो चोक हो जाएगा। Yes, sir. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे बड़ी बात है कि हमें खुशी होती है लोगों की सेवा करके। हम एक्सपेंड कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीधरन जो हमारे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो बोला करते थे कि ये मेरा ड्रीम है और मेरा एक कमिटमेंट है दिल्ली वालों के लिए कि मतलब हम दिल्ली में हर किसी को 1 किलोमीटर के रेडियस में मेट्रो दे देंगे, और हम उस तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। Yes, sir. अभी भी फ़ेज़ 4 हमारा कंप्लीशन की तरफ है, फ़ेज़ 5 आ गया है। तो फ्रॉम एवरीवेयर वी आर गेटिंग सपोर्ट, और बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए भी, लोगों के लिए भी, दिल्ली के लिए भी। तो हमें आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ डीएमआरसी। Yes, sir. So, sir, is there any book that you want our NCC cadets to read? या मैंने उन्हीं एक्सपीरियंसेस पे किताब लिखी है। दिल्ली की जीवन रेखा, दिल्ली मेट्रो से नेशनल बुक ट्रस्ट ने पब्लिश किया है। Yes, sir. और वो किताब, अगर आप दिल्ली मेट्रो से प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, तो आपको, अगर वो किताब जब आप पढ़ेंगे ना, इट इज़ बेसिकली मेंट फॉर यंग एडल्ट्स लाइक यू, कि वो किताब बताती है कि दिल्ली में मेट्रो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? Yes, sir. क्यों हम मेट्रो लेकर के आए? क्या हालात थे, क्या कारण थे हम मेट्रो लेके आए, और क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब हमने दिल्ली मेट्रो का निर्माण किया? तो कैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था एक ज़माने में, आप दिल्ली में देखते थे कि जब एक गड्ढा भी खुदता था एक ज़माने में, Yes, sir. तो उसको भी भरने में कई महीने लग जाते थे। तो जब मेट्रो आई तो लोगों ने जो हमारा पहला खंड था ना, मतलब फर्स्ट सेक्शन, इट वाज़ स्टार्टेड फ्रॉम शाहदरा टू तीस हज़ारी। तो जब वो पहला, लोगों को पता चला कि हम पहला ये बना रहे हैं, सेक्शन शुरू करेंगे, तो कई लोग हँसते थे कि आपने शाहदरा जैसी जगह चुनी है। शाहदरा, वेलकम, सीलमपुर, ये दिल्ली के बड़े मतलब बदनाम इलाके होते थे इन टर्म्स ऑफ सफाई के मामले में, कुख्यात थे। मतलब कि यहाँ सफाई नहीं लोग रखते, लोगों को सिविक सेंस नहीं है, लोग गुटखा खाते हैं, लोग पान खाते हैं। वो कहते हैं आपकी मेट्रो 4 दिन में जो है ना, रंग देंगे लोग यहाँ पे।
लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिल्लीइट्स ने बहुत अच्छे से बिहेव किया। आज भी आप देखते हैं कि सिविक सेंस लोगों की, मुझे नहीं पता बाहर कैसी है, लेकिन वंस दे एंटर इनटू मेट्रो सिस्टम ना, दे बिकम सिविलाइज्ड, और वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। और शायद मेट्रो की सक्सेस का एक ये भी राज है कि लोग यहाँ पर अच्छे से बिहेव करते हैं, और लोग मेट्रो को अपना समझें, जितना अपना समझेंगे, अपना नेशनल एसेट समझेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, तो उतना ज़्यादा मेट्रो फैलेगा, उतना लोगों के लिए हम और ज़्यादा कर पाएंगे। सो सर, एज यू सेड दैट आपने 22 ईयर्स की सर्विस दी है डीएमआरसी में. सो व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ इट योर service time led to the growth of DMRC, and is there any challenge that you feel that still need to be tackled? व्हेन आई जॉइंड, बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि मैं पहले रेलवेज में था, एंड आई वाज वर्किंग इन द कमर्शियल डिपार्टमेंट। Yes. कमर्शियल डिपार्टमेंट डील्स विद द फेयर बॉक्स एंड नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू जनरेशन बेसिकली। Yes, sir. तो जब मैं यहाँ पर आया तो वी वर क्वाइट न्यू, अभी कुछ महीने ही हुए थे मेट्रो स्टार्ट हुए। तो बहुत सारे जो रूल्स बनने थे मेट्रो के रिलेटेड टू पैसेंजर्स, पैसेंजर जर्नीज, पैसेंजर कन्वीनियंस, पैसेंजर अमेनिटीज, वो सारे रूल्स बनाने में मेरा बड़ा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर पाया। Yes, sir. तो उसमें मैं रहा, और नॉन फेयर बॉक्स में मैंने बहुत चीज़ें एस्टेब्लिश की, यहाँ पर आकर के अपना जो एक्सपीरियंस था रेलवे का वो सारा यहाँ पे डाला। तो आज बड़ी खुशी होती है कि सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइंड है। चैलेंजेस, मैंने आपको, आपने पूछा तो चैलेंजेस यही आते हैं कि मतलब कि लोग अच्छे से बिहेव करें, है ना? Yes, और sir. दूसरा क्या है कि हम ये चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन की तरफ लोग अग्रसर हों। मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, जो लोग लाइन में लगे होते हैं टिकट खरीदने के लिए, उनको मैं हमेशा बात करना उनसे पसंद करता हूँ कि जब आप टमाटर जो है, टमाटर आलू खरीद सकते हैं ऑनलाइन, पेटीएम Yes. या फ़ोन पे या किसी ऐप से, तो आप मेट्रो का टिकट क्यों नहीं खरीद सकते? और मेट्रो की टिकट आपके इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कैडेट्स को, लोगों को, कि टिकट्स हमारे फ़ोन पर ईज़िली अवेलेबल हैं, और अब तो जब आप घर से निकलें, पहले टिकट आप खरीद सकते हैं। वहाँ पर जाकर के आपको विंडो पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ना खुले पैसे का चक्कर, ना आपको टाइम वेस्ट करना है। सबसे पहली बात तो वैसे आपको स्मार्ट कार्ड यूज़ करना चाहिए, Yes, है ना? sir. अगर इन केस यू आर नॉट यूजिंग स्मार्ट कार्ड, यू शुड बाय योर टिकट वेल इन एडवांस फ्रॉम योर होम ओनली। वहाँ जाएँ, सीधा आप क्यूआर पे टच करें अपना फ़ोन, एंड यू कैन एंटर। Yes, sir. तो अगर ये डिजिटलाइज़ेशन हमारा, हम फ़ोर्स ये करते हैं कि 100% वो दिन आएगा जब लोग इसको यूज़ करेंगे। और Yes, जब वो sir. दिन आएगा तो हमारा सिस्टम और एफ़िशिएंट हो जाएगा। Yes, sir. सो सर, अभी आपने अपनी बुक कारगिल वॉर के ऊपर के बारे में बताई थी, बट आई वांट टू नो मोर अबाउट इट, लाइक व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन एंड अबाउट मोर अबाउट द बुक एक्चुअली. हुँ। जब कारगिल वॉर हुआ तो इट वाज़ 1999, और उस समय मेरी एज थी 24 इयर्स। यस सर. तो मेरा घर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आपके यहाँ से आदर्श नगर आई यूज्ड टू स्टे। यस तो सर. वो जीटी रोड के ऊपर है। तो जब वॉर हुआ तो वहाँ पर रोज़ टैंक्स का मूवमेंट होता था, बड़ी-बड़ी मिसाइल्स निकलती थी कवर्ड उससे। और फिर मैं रेलवे में था, तो उस समय रेलवे का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा था। हम कारगिल की तरफ जो है, जम्मू की तरफ अपनी ट्रेन्स मूव करते हुए, कटरा स्टेशन खुला नहीं था उस समय। तो वो सारी चीज़ें बड़ी इंस्पायर करती थी कि मतलब ये कैसे हो रहा है। और फिर दूसरी बात, जितने भी हमारे वॉरियर्स हुए कारगिल वॉर में, जैसे परमवीर चक्र मनोज कुमार पांडे साहब, कैप्टन विक्रम बत्रा, ये सारे जो है ना, मतलब इनका बर्थ ईयर मेरे आगे पीछे ही है। इवन कैप्टन अनुज नैयर तो मेरे से 1 हफ्ता ही बड़े हैं सिर्फ। यस सर. तो मुझे बड़ा ये इंस्पिरेशन मिलता था इनसे कि ये मेरी एज के, और मैं अगर एनडीए में चला गया होता उस समय, तो मैं भी आज शायद कारगिल में लड़ रहा होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि शहीद होने का अवसर हर वर्दी को नहीं मिलता। सिर्फ सौभाग्यशाली लोग ही देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत ही प्योर सोल्स होते हैं। उनको भगवान अलग से ही बनाता है, क्योंकि वो अगर 24 में गए तो वो ज़िंदगी भर 24 के ही रहेंगे। ज़िंदगी भर क्या मतलब, जब तक धरती रहेगी। यस सर. हम बूढ़े हो जाएँगे, मर जाएँगे, नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी, लेकिन हमारे बच्चों के बच्चे भी याद करेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा, 25 साल में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो वो हमेशा अमर हो गए। तो अमर होना तो किसी-किसी को नसीब होता है ना, और किसी को तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तो सर. फिर मुझे लगा कि ये स्टोरीज़ उनकी जो है, ये आनी चाहिए। और कारगिल की अ, मुझे नहीं पता कि मतलब बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में बैठ के किताबें भी लिखी हुई हैं।
लेकिन आई पर्सनली वेंट टू कारगिल ट्वाइस जस्ट टू राइट दिस बुक। तो वहाँ जाकर जब मैं पर्सनली वहाँ पे सारी चोटियों को देखा, तोलोलिंग को देखा, बत्रा टॉप को देखा, टाइगर हिल को देखा, तो वो वहाँ पर जाकर के जो फीलिंग आपको आता है ना, तो वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिर जब आप उनकी फैमिली से जाकर के मिलते हैं, मैं इस किताब को लिखने के दौरान बहुत सारे कारगिल मार्टर्स की फैमिलीज को मिला। फिर उनसे जब आप बात करते हैं, उनके बारे में और गहराई से जानते हैं, फिर जब आप शब्दों की रचना करते हैं, किताब की रचना करते हैं, वो कुछ डिफरेंट लेवल पे जाती है। तो ये किताब जो है ये फीलिंग्स का बंडल यस सर। है ना। और इसको मैंने थोड़ा सा ट्रैवलॉग की शेप भी दी है कि कारगिल एक यात्री की जुबानी, मतलब एक मैं यात्री के तौर पर अगर कारगिल गया तो कैसे पहले बतायन आया, कैसे और जगहें आई, मुगलपुरा आया, जहाँ जहाँ हमारा जहाँ से 4875 पे जब हम वॉर अटैक करते थे नेशनल हाईवे से, तो वो सारी जगहें जो है ना, मतलब इसको आपके कैडेट्स आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, मतलब एक आम बंदे के मुकाबले। लेकिन आम जन के लिए भी एक किताब एक गाइड का काम करती है, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग आकर बोलते हैं आपकी किताब पढ़ने के बाद हम कारगिल वॉर मेमोरियल गए। वी स्पेशली ट्रैवल्ड फ्रॉम लेह टू कारगिल वॉर मेमोरियल जस्ट टू बो डाउन आवर हेड्स। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो यही मकसद था इस किताब को लिखने का कि यंगस्टर्स को प्रेरणा मिले, और मुझे लग रहा है कि मैं अपने पर्पस में सफल हुआ। यस सर। सर आई ऑल्सो फील कि हर एक कैडेट, हर एक इंसान को, इनफैक्ट हर एक इंडियन सिटीजन को ये बुक रीड करनी चाहिए एंड दे शुड विजिट कारगिल यस। वहाँ पे टू नो दैट जो हमारे यंग सोल्जर्स हैं वो कैसे अपनी वहाँ पे उन्होंने लाइफ सेक्रीफाइस करी अपनी। बिकॉज एज अ यंग माइंड हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक ज़ील होता है टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, टू नो द वर्ल्ड। लेकिन उस टाइम पे किसी हमें पता है कि ओके यहाँ पे हम हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट आवर लाइफ, और वहाँ पे लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं टफ सिचुएशंस में, उन्हें उनके पास फूड नहीं पहुँच पा रहा, उनके पास आर्म्ड फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही प्रॉपर, फिर भी वो जा रहे हैं, फिर भी वो लड़ रहे हैं हमारे देश के लिए। यही तो सो जज्बा है कि मतलब, और इसी जज्बे की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। हम सो यस सर। पाते हैं अपने घर में, हमें पता है कि जो बॉर्डर पे सैनिक खड़ा वो कुछ हो जाए, यस सर। हमारे पे आँच नहीं आने देगा। यस और सर। जैसे कारगिल वॉर मेमोरियल है, मैं इसको महातीर्थ बोलता हूँ। और ऐसे ही नेशनल वॉर मेमोरियल भी मैं जहाँ जहाँ मेरे को बात करने का मौका मिलता है, बात रखने का मौका मिलता है, मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स को, स्कूल के बच्चों को आप लेकर के जाइए नेशनल वॉर यस सर। मेमोरियल। वो तो सबसे बड़ा महातीर्थ है। सो सर, एज यू आर अ पैशनेट ट्रैवलर, सो सर आप कौन कौन सी जगह पे गए हैं, और ऐसी कोई जगह जिसने आपके मन में एक अपनी जगह बना ली हो? देखिए, भारत इतना प्यारा देश है कि मतलब मैं विश्व में भी 14 देश घूम चुका हूँ, यस सर। और 5 कॉन्टिनेंट्स मेरे हो चुके हैं। लेकिन मैं हर बार जब भी बाहर से आता हूँ, मुझे ये मेरी जो ये बात है और सुदृढ़ हो जाती है कि भारत जैसा देश नहीं है। और मैं सबसे बोलता हूँ कि आप विदेश जाइए, लेकिन देश, अपना देश ज़रूर घूमिए। यस सर। और फॉर्च्यूनेटली मैं देश के सभी 36 राज्य घूम चुका हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा देश है हमारा। और मेरे को जो प्रभावित सबसे ज़्यादा करता है, जैसे पोर्ट ब्लेयर में हमारा वो है अपना हमारा वहाँ पे मेमोरियल है, यस सर। काला पानी का जो मेमोरियल है वहाँ पे, वो भी एक महातीर्थ है। तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ हमें जाकर के पता चलता है कैसे वीर सावरकर को इतनी यातनाएँ दी गई। नॉट ओनली वीर सावरकर, सेवरल अदर फ्रीडम फाइटर्स। तो वो मुझे एक अलग से विशेष स्थान है उसका मेरे दिल में। और अगर आप टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो लेह बहुत अच्छा है, उधर तवांग बहुत अच्छा है, गुजरात इज़ वेरी गुड, रन ऑफ कच्छ, पूरा देश ही, मतलब कि कोई हर जगह, किस किस जगह का नाम लूँ मैं, मतलब कि सारी जगहें बहुत अच्छी हैं जो हमारे देश में। मैं कई बार, मतलब अतुल्य भारत की खोज में मैंने एक बार लिखा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यस क्योंकि सर। अगर आपका मन करता है मुझे बर्फ़ देखनी है, आप 12 घंटे में बर्फ़ देखने पहुँच सकते हैं, है ना? आप पहुँच गए रोहतांग, 12 घंटे लगते हैं। अगर आपको लगा मुझे समुद्र देखना है, 12 घंटे, आप राजधानी पकड़िए, सुबह दमन पहुँच जाते हैं, ठीक है ना? वापी पहुँचते हैं तो वहाँ से दमन पास में ही है, तो समुद्र देख लेते हैं हम। यस ऐसे सर। अगर आपको लगता है मुझे सैंड ड्यून्स देखने हैं, तो आप जैसलमेर पहुँच सकते हैं। तो कितने लकी हैं हम लोग यस सर। कि मतलब वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना? यस तो सर। वो मुझे
वो लोग, कई लोग मिलते हैं, यार मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। कई लोग मिलते हैं आपको, मैं कई सालों से सोच रहा हूँ मैं जाऊँ, फिर मैं उनको बोलता हूँ कि जब जाना हो मेरे पास बैठना, मैं आपको सब शॉर्टकट बताऊँगा, आप जा सकते हो। फिर कई बार ऐसा होता भी है। मतलब मैं यही कहता हूँ कि घूमने के लिए ना तो ज़्यादा पैसा चाहिए और ना ज़्यादा समय चाहिए। जो मुझे लोग बोलते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है घूमने के लिए, मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ देश की एक जगह बताओ जहाँ तुम्हारी इच्छा जाने की, मैं तुम्हें 2 दिन में करा के लाऊँगा। तो फिर जो वाक़ई जाना चाहते हैं वो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिन जो घूमना चाहते हैं उनके पास बहाने नहीं होते, यस सर। वो घूमते हैं। यस सर। और मैं तो यंग जनरेशन को आपके माध्यम से बोलूँगा कि आप आईफ़ोन खरीदते हैं लाख सवा लाख रुपए का, आप फ़ोन थोड़ा सस्ता ले लो यार, लेकिन 2-4 जगहें दोस्तों के साथ घूम आओ जा कर के। तो वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उस फ़ोन से ज़्यादा एनरिचिंग होगा। यस सर। सर, जो एक्सपीरियंस होता है ट्रैवलिंग से, तो उसके बारे में आई थिंक बहुत लोग वो समझ नहीं पाते, वो पकड़ नहीं पाते। बट आपने इतनी जगह घूमी है, तो आपके क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे थे या क्या एक अंडरस्टैंडिंग बनी इंडिया को भी लेके एंड जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनको भी लेके, और एक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस आप, ऐसा कुछ है जो आप हाईलाइट करना चाहोगे? देखिए, मैं बताऊँ कि घूमने से, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि असली हम्म। ज्ञान घूमने से मिलता है। यस सर। अगर आप वाक़ई देश को जानना चाहते हैं, तो देश के कल्चर को समझना चाहते हैं, जो हमारा एक परम धर्म भी है। यस सर। बीइंग एन इंडियन, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन-सी चीज़ होती है, कहाँ खाने की चीज़ फ़ेमस है। तो आप जब विदेश में जाते हैं, लोग आपसे सवाल पूछते हैं, तो आप जब कनेक्ट करते हैं ना कि नहीं, हमारे 4 धाम यहाँ पर है, हमारे ज्योतिर्लिंग यहाँ पर हैं और हमारा ये गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है, तो ये सब चीज़ें हम किताबों में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम वहाँ जाकर, जैसे मैंने कारगिल का एग्ज़ाम्पल दिया आपको, कि मैंने जब उस किताब को लिखा, तो मैं पर्सनली जब गया, तो जब आप पर्सनली जाकर के फीलिंग लेते हैं ना, तो आपके अंदर आप खुद अनुभव करते हैं कि एक ज्ञान की जो है ना, आपके अंदर जो सीमाएँ हैं वो सारी टूट जाती हैं। यस सर। तो वो बहुत एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है आपका, जो कि शब्दों में बयाँ करना मुश्किल है। आपकी ज्योग्राफ़ी अच्छी हो जाती है, जब आप यस उसके सर। बारे में पता पढ़ते हैं कि यहाँ ये माउंटेन रेंज है, यहाँ पर ये नदी बहती है। आपकी हिस्ट्री अच्छी हो जाती है, कि यहाँ पर क्या था पहले, कौन से राजा यहाँ राज करते थे, है ना? उसके बाद आपकी हिस्ट्री अच्छी होगी, ज्योग्राफ़ी अच्छी होगी, उसके बाद आपको देश की नॉलेज मिली, कल्चर की नॉलेज मिली, फूड की नॉलेज मिली, कि आप जब तक विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ कंज़्यूम नहीं करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा? यस अब सर। कई नॉर्थ इंडियन हम लोग होते हैं, हम जा कर के जब हम तिरुपति या चेन्नई जाते हैं, हम राजमा चावल ढूँढ रहे होते हैं। क्यों यार? हम वहाँ का सापड़िया करेंगे ना, वो सांभर डोसा, यस सर। तो उसका मज़ा ही कुछ और है। यस तो ये सर। सब चीज़ें एक अलग अनुभव देती हैं लाइफ़ के अंदर। यस सर। सो सर, कोई ऐसी कोई जगह जो आप हर एक कैडेट को सजेस्ट करोगे कि उनको वहाँ जाना ही चाहिए? देखिए, मैं जितने भी हमारे जो वॉर मेमोरियल्स हैं, इस हम्म। किताब में मैंने पूरी लिस्ट दी है इंडिया में कितने वॉर मेमोरियल्स हैं, यस और सर। स्टेट वाइज़ दी है। आप किसी भी स्टेट से, सबसे पहले तो कैडेट्स ये काम करें कि आप जिस भी राज्य के से बिलॉन्ग करते हैं, किस भी स्थान से बिलॉन्ग करते हैं, आप वहाँ के जो वीर हैं, जो शहीद हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएँ कि मेरे इलाके से कौन-कौन देश के लिए जिसने जान दी है। फिर आप उन पे थोड़ा रिसर्च करने के बाद जो है ना, उस पर कुछ लिखिए, या कुछ वीडियो बनाइए, या कुछ उनको, जैसे अभी मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ना पिछले 4-5 साल से एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, वीर गाथा प्रोजेक्ट, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और फॉर्च्यूनेटली पिछले 4 साल से मैं नेशनल लेवल कमेटी का मेंबर भी हूँ उसका। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को ये टास्क दिया जाता है, 4 कैटेगरीज़ होती हैं, छोटे बच्चे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। उनको ये टास्क दिया जाता है कि आप किसी वीर पर कुछ कविता लिखिए, या उनकी जीवन गाथा लिखिए, या उस पर कुछ ड्राइंग बनाइए, स्केच बनाइए उस पर, या कोई वीडियो बनाइए। तो ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि वो जब बच्चे उसके बारे में रिसर्च करते होंगे तो कितना पता चलता होगा उनको। यस सर। तो जो बैक टू योर क्वेश्चन के जो जो जितने भी वॉर मेमोरियल्स हैं ना, वो सारे महातीर्थ हैं। तो उन वॉर मेमोरियल्स पर आप ज़रूर जाएँ, एक बार नमन ज़रूर करें, और कारगिल का जो वॉर मेमोरियल है हमारा द्रास में, वो तो बहुत ही यूनिक है। वहाँ ज़रूर जाएँ, अगर अपने जीवन काल में आपको मौका मिले, और जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ से श्रीनगर की सुबह फ्लाइट ले सकते हैं, सवा घंटे में श्रीनगर। श्रीनगर से 3 घंटे में आप वॉर मेमोरियल पहुँच जाएँगे। तो आप सेम डे वहाँ पहुँच सकते हैं, यस सर। है ना? तो वही बात है कि अगर इच्छा है तो सब कुछ है।
और ऐसे ही नेशनल, अगर वहाँ नहीं जा सकते, नेशनल वॉर मेमोरियल जाइए। वहाँ पर शाम को एक सेरेमनी होती है जिसमें जो अमर बलिदानी के किसी परिवार वाले को बुलाया जाता है, तो फिर उनसे वो माल्यार्पण कराया जाता है। तो आप शाम को कभी भी जा सकते हैं वहाँ पर, एक बार जाइए, फ़ील करिए वहाँ पर, एक बार कनेक्ट करिए कि क्योंकि वहाँ के हर कण-कण में जो है ना, एक बलिदानी की गाथा छुपी हुई है। यस तो सर। अभी जैसे मैंने आपको स्टोरी बुक्स के बारे में बताया था, अभी मैं एक नई स्टोरी बुक लेकर के आ रहा हूँ। सुनो बच्चों, राष्ट्रीय समर स्मारक की कहानी, कि नेशनल वॉर मेमोरियल बना कैसे? उससे पहले इंडिया गेट होता था, ये तो पता ही है आपको। यस लेकिन सर। इंडिया गेट के बाद जो है एक बहुत माँग उठ रही थी कई सालों से देश में कि हमारे लोगों के लिए एक अपना वॉर मेमोरियल होना चाहिए। क्योंकि इंडिया गेट के अंदर ब्रिटिश सोल्जर्स के भी नाम है, यस सर। ठीक है ना? बहुत सारे और दूसरों के भी नाम है। लेकिन एक ये जो माँग उठ रही थी, तब इस माँग को इस गवर्नमेंट ने आकर के पूरा किया। 2014 के बाद ये कॉन्सेप्ट लाए कि नेशनल वॉर मेमोरियल बनेगा। तो वहाँ पर जब आप जाते हैं तो मैं तो एक आम नागरिक की तरह जब जाता हूँ, मेरे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब वो जो पत्थर पे नाम लिखा हुआ है ना, वो एक नाम नहीं है सिर्फ़, वो एक वीर गाथा है, उसके पीछे पूरा इतिहास है। तो आप ऐसे ही खोजिए, जैसे मैंने बताया कि वो जो बच्चा कॉलेज जाता था, उसने नाम पढ़ा, लेफ्टिनेंट विजयन थापर मार्ग। तो ये क्यूरोसिटी का खेल है। मतलब मेरा ये मानना है कि जीवन जो है ना, वो भावों का खेल है। अगर आप में भाव है तो सब कुछ है। अगर आप में भाव नहीं है ना, अगर आप भाव शून्य हैं तो कुछ को फ़र्क ही नहीं पड़ता। किसी ने देश के लिए जा ऐसे भी लोग मिलेंगे देश में आपको, क्या हो गया? देश के लिए जान दे दी, तो ही वाज़ बीइंग पेड। तो ऐसे लोग भी हैं, मूर्ख किस्म के, जो वैल्यू नहीं करते। तो ठीक है, उनके वैल्यू करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? लेकिन जो वैल्यू करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है उसको वैल्यू करना। तो जो कर्तव्य का वहन कर रहा है वो बहुत अच्छा, नहीं जो नहीं कर रहा तो ठीक है, इट्स देयर चॉइस। सर आई थिंक जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए बस एक यही होगा कि जिसने सैक्रिफाइस करी लाइफ अपनी उसने तो करी, लेकिन उनकी फैमिली वो प्राइस पे कर रही होती है। और उनसे सजेशन उनका मतलब यही कहना होगा कि आप एक बार जाओ, उनसे मिलो, यू विल गेट टू नो कि क्या है वो क्या नहीं है। सो सर कोई एक ऐसी मतलब कोई ऐसा एडवाइस जो आप कैडेट्स को देना चाहोगे जब वो ट्रैवल करें, या फिर आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस से कोई ऐसा एडवाइस? आपने जो अभी बात छेड़ी ना, तो मुझे यहाँ पर एक बड़ी जो याद आती है ना बात, यस कि सर। मैं कैप्टन सौरभ कालिया के घर गया हिमाचल प्रदेश में। तो जब मैं उनकी मदर से मिला, तो विजय आंटी हैं, बहुत प्यारी आंटी हैं, और उनके पापा एन के कालिया साहब, तो बहुत ही प्यारा परिवार है। तो उन्होंने घर में एक छोटा-सा मंदिर बना रखा है सौरभ कालिया जी की स्मृति में। यस सर। मुझे ये पीड़ा होती है कि मतलब ही वाज़ द फर्स्ट मार्टर ऑफ कारगिल वॉर। और आप सबको उनकी गाथा पता होगी कि जब उनकी बॉडी आई तो कैसे उनकी आँखें निकाल ली हुई थी, पूरा बॉडी को रप्चर किया हुआ था। तो जब मेरी ये कारगिल वाली बुक लॉन्च हो रही थी ना, इसमें एमओएस डिफेंस आए थे, अजय भट्ट साहब। तो मैंने स्टेज से ये बात बोली थी कि मतलब शायद आर्मी का ये रूल है कि कोई ना कोई विटनेस होना चाहिए, तब आपको गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। तो उनको कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। तो मतलब इतना विज़िबल उनकी जो बॉडी थी कि मतलब ऑब्वियसली जो पाकिस्तानीज़ उनसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे, वो उन्होंने नहीं दी। तभी तो टॉर्चर बढ़ता है ना। यस सर। अगर आप पहले ही बता दोगे तो कोई टॉर्चर क्यों करेगा आपको? उनके जो बॉडी पे एक-एक निशान, वो खुद एक विटनेस था, खुद एक प्रूफ था कि इस बंदे ने देश के लिए कोई चीज़, कोई राज़ ऐसा बताया नहीं दुश्मन को, और अपनी जान दे दी। तो मुझे ये लगता है कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऐसे शहीदों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो वो जब भी आप पालमपुर की तरफ हों, आपके कैडेट्स हों, ऐसे ही जब आप कभी नोएडा में हो, या मतलब आप वही ना, अगेन आप एक देख करके रखिए। जैसे मैं कोशिश करता हूँ, मैं किसी भी जगह पर जाता हूँ ना, मैं खोजता हूँ कि यहाँ पर कौन से शहीद का परिवार रहता है, तो कोशिश करता हूँ वहाँ जाकर एक बार उनको नमन करूँ। अगर आप उनके परिवार को हाथ जोड़ के यही कह देंगे कि जो आपके बच्चे ने किया देश के लिए, हम उसके लिए सदैव ऋणी रहेंगे, यस तो सर। सोचिए उनको कितना अच्छा लगेगा। और हम यही कर सकते हैं। हम उनकी पीड़ा को कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो दर्द, जो पीड़ा उन्होंने सही है, और उनको पूरी ज़िंदगी उसके साथ जीना है। तो ये तो वही जानते हैं, लेकिन कम से कम हम इतना करके अपना कर्तव्य तो पूरा कर ही सकते हैं। तो आप जब भी जाएँ, किसी भी जगह पर हों, अगर आपको पता है कि उनका परिवार यहाँ पर रहता है, तो आप एक बार ज़रूर जाएँ, उनको एक बार नमन करके आएँ, उनकी वीरता को एक्नॉलेज करें, तो मुझे लगता है उनकी फैमिलीज़ को बहुत अच्छा लगेगा।
यस सर। सर, हमने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, देशभक्त बाय व्यूअरेज, जिसमें हम आरटीएस की फैमिली को विजिट करते हैं और अपनी तरफ से अपना ट्रिब्यूट पे करते हैं, बिकॉज बीइंग अ यंग एनसीसी कैडेट्स वी फील कि जो वेरी कोर है, जो फैमिली की सेक्रीफाइस है, या फिर जो पर्सनालिटी है, बिकॉज जब हम इन पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो वो देख के ऐसा लगता है कि इनमें वो कुछ तो अलग है, पर वो क्या है, वो कैसे है। एंड ये मेरे मन में खुद भी क्वेश्चन आता है कि इनके पेरेंट्स ने इनकी कैसे अपब्रिंगिंग वगैरह करी है। तो ऐसा लगता है कि मैं जाके उनसे कुछ ऐसा सीख लूँ, या हुँ। कि उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स मेरे अंदर भी आ सके। तो सर, ये हमारा इनिशिएटिव है। नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव है, क्योंकि ये जो आपने बात कही ना जाकर के कुछ सीखने वाली, ये परिवार के संस्कार ही होते हैं। यस सर। और जब आप उस परिवार से मिलते हैं तो आपको ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि मतलब कि ये तो पूरा परिवार ही ऐसा है। यस सर। तो वो बच्चे के अंदर जो जज़्बा आता है ना देश के लिए, तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से आता है, अपनी फैमिली से आता है। विजन था पर 4th जनरेशन थे, यस सर। आर्मी ऑफिसर। तो हम्म। ऐसे कई सारे लोग हुए देश के अंदर। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई एप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव। Thank you, sir. So, sir, being a additional journal manager at DMRC and authored 28 books, I think it's an rigorous time-taking work. So, sir, what was your time management strategy, and what suggestion you'd like to give to our audience? Because I think time management is the huge problem nowadays. देखिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। सिर्फ़ डिसिप्लिन अगर आ जाए ना, और Yes, दूसरी sir. बात क्या है कि वन्स यू आइडेंटिफाई योर पैशन ना, पैशन के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता, टाइम खुद निकलता है। Yes, sir. तो यू जस्ट हैव टू सी के आपको खाली टाइम कब मिल रहा है। जैसे मैं शाम को 6:30 घर आ जाता हूँ, तो मेरे पास 6:30 से 9:30 तक का टाइम है। या तो मैं उसको इधर-उधर लेट कर, टीवी देखकर या गप्पे मारकर उसको वेस्ट कर दूँ Yes, या sir. यूज़ करूँ। है ना? या मैं उसपे कुछ क्रिएटिव काम करूँ, इट्स माय चॉइस। और ये चॉइस हर किसी को मिल रही है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं। चाहे आप अंबानीज़ को ले लो, चाहे आप अडानीज़ को ले लो या एलन मस्क को ले लो, मोदी जी को ले लो, तो सभी के पास 24 घंटे हैं। उसको कैसे यूज़ करना है वो हमारे ऊपर है। तो डिसिप्लिन इज़ द की एंड आइडेंटिफाई योर पैशन। पैशन आइडेंटिफाई कर लिया फिर तो वो पेशा आपको चेज़ करेगा कि अब आप लिखो, कुछ करो, तो आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा। Yes, sir. So, sir, आपकी और फिर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है जब आप ट्रैवल भी करते हैं उस टाइम पे भी? ट्रैवल मैं कहीं भी करता हूँ ना, मैं मेरा मैक्सिमम ट्रैवल 2 या 3 डेज़ का होता है, उससे ऊपर ट्रैवल नहीं होता मेरा, इंडिया के अंदर अगर मैं हूँ तो। यस सर। ऑब्वियसली अब्रॉड जाता हूँ तो आप 2, 4, 5 दिन और एक्स्ट्रा लगा लीजिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई एम राइटिंग, हम्म। बट जब मैं उसके बारे में लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब कैलाश मानसरोवर गया था, या मैं एक मेरी किताब आई थी जापान के ऊपर, मैं आई वाज़ इन जापान फॉर 17 डेज़। तो उस समय जब मैं गया तो मैं रोज़ शाम को लिखता था वहीं पे बैठ कर के कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, मुझे कौन-कौन से लोग मिले, कैसे वो लोग इतने अच्छे लोग हैं कि कैसे हर आदमी अरिगातो गोजाइमाशितो पूरा जापानी झुका रहता है सारा दिन, है यस ना? सर। तो कई चीज़ें बड़ी अच्छी लगी उनकी। तो जब मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था तो वहाँ पे जो फैकल्टी आए, फैकल्टी पहले आपको 5-7 मिनट अंग्रेज़ी में बात करेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं। उसके बाद उन्होंने एक ट्रांसलेटर रखा हुआ है। तो आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी मैं बात कर ही लेता हूँ कि फिर वो अपनी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं, जापानीज़ में पढ़ाना शुरू करते हैं। फिर वो यस सर। ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है। ऐसा नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती। पहले 15 मिनट उन्होंने बता दिया मुझे बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा अपनी भाषा में। आपको सीखना है तो ट्रांसलेटर बताएगा, आप सीखोगे। भारत में उल्टा है। हम्म। भारत में लगता है कि भाषा जो है वो एक ज्ञान प्रदर्शित करने का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर मुझे इंग्लिश आती है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, यस सर। है ना? तो ये चीज़ आप जैसे यंगस्टर्स इसको थोड़ा सा करिए। अब आप प्राइम मिनिस्टर को देखिए, वो कहीं भी जाते हैं हिंदी में बात करते हैं। वो कहीं भी जाते हैं हिंदी में बात करते हैं। यूएन में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे हिंदी में बात करेंगे। तो जब तक आप अपनी भाषा पर गर्व नहीं महसूस करेंगे ना, तो तब तक इस देश को वाकई एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते हम। तो हमें गर्व महसूस करना है अपनी भाषा के ऊपर। जहाँ जाएं हिंदी को प्रमोट करिए। तो ये नहीं कि ये एक मतलब इस देश की प्रॉब्लम है कि हमने ये सोच लिया कि जो बंदा अंग्रेजी में पिटर पिटर कर रहा है, बहुत अच्छे से बोल रहा है, इससे बड़ा इंटेलिजेंट बंदा कोई नहीं।
ऐसा नहीं है, भाषा इज जस्ट अ मीडियम, मुझे कम्युनिकेट करना है आपको, ये यस सर। ज्ञान का पैरामीटर नहीं है। तो ये आप लोग ही कर सकते हो, है ना। तो जब मैं जापान में था तो मैं दिन में क्या हुआ ये चीज़ अब चीज़ के शाम को सब पेन डाउन कर लेता था। तो जब मैं आया तो उसके 20 दिन बाद ही मेरी किताब तैयार हो गई, एक भारतीय की जापानी यात्रा। तो ऐसे ही जब आप किसी यूनिक प्लेस पर जाते हैं तो सबसे अच्छी सलाह यही है कि आप शाम को आधा घंटा पौना घंटा पूरे दिन के संस्मरण जो है आप पेन डाउन कर लीजिए। जैसे मैं यस कारगिल सर। गया तो कारगिल में भी जो फीलिंग्स मैंने दिन में चोटी देखी, अब ऐसा तो है नहीं कि आने के 2 महीने बाद मैं लिखूंगा तो मुझे सारी चोटियों के नाम याद होंगे। तो इट वाज अराउंड 2008 फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट देयर। तो शाम को ही मैं उसको पेन डाउन कर लेता था क्योंकि इंडियन आर्मी हमें लेकर के गई थी वहाँ पे। तो एक सेंडो टॉप करके है, सेंडो टॉप ऊपर जगह है टाइगर हिल के बिल्कुल सामने। यस सर। तो जब उन्होंने हमें दिखाया कि देखो ये बेस है टाइगर हिल का और सोचो ये टाइगर हिल पे चढ़े, तो जब आप देखते हो ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये तो इस पे तो चढ़ना ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि कारगिल वॉर को सबसे टफेस्ट वॉर माना जाता है आज तक इंडिया की हिस्ट्री में। यस सर। क्योंकि आपका दुश्मन ऊपर बैठा था 16,000 फीट पर, आप नीचे थे। ऊपर से अगर कोई पत्थर भी मारे ना तबीयत से तो बंदा नीचे मर जाए। तभी इंडियन आर्मी ने 60:1 की रेशो में डिप्लॉयमेंट किया था। एक बार टाइम मैगजीन में जब कारगिल वॉर चल रहा था, ख़त्म ही हुआ था, तो एक पाकिस्तान के सोल्जर का कुछ आया था, कहता हम हैरान होते थे कि इतने इंडियंस आते थे ऊपर, तो हम बड़े प्यार से बैठ करके तसल्ली से गोली मारते थे, उनको मारते थे। तो सुनने में ही कितना बुरा लगता है, लेकिन हम लोग रुके नहीं। आप सोचो कि आपको ऐसे रास्ते में भेज दिया जाए जहाँ पे इधर से गोली आ रही है, इधर से आ रही है, और कोई शेल्टर ही नहीं है आपके पास, स्टिल यू आर गोइंग। तो ये सिर्फ भारतीय सेना के जवान ही कर सकते हैं ना। यस सर। तो सर इससे अब हम अपने लास्ट सेक्शन में आते हैं पॉडकास्ट का, विच इज़ रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड आपको इंस्टेंटली वन वर्ड रिप्लाई ऐसे देना होगा। सर 3 words टू डिस्क्राइब द मेट्रो। सेफ्टी, सिक्योरिटी, पंक्चुअलिटी। वन अनफॉरगेटेबल ट्रैवल चैलेंज। ट्रैवल टू द्रास। द्रास। वो इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस था एक ज़माने में, -68 तक गया था वहाँ पे। दैट -68। इज़ साइबेरिया ऑफ इंडिया। यस सर। आपको पता थी ये बात? नो सर। अब आप जाइएगा। यस सर। यूट्यूब और इंस्टाग्राम, विच वन यूड प्रेफर? एनी मीडियम जो मेरी बात आज के युवाओं तक पहुँचाए, है ना। यस मैं सर। कभी इंस्टाग्राम पर था नहीं, आई वॉज नॉट एन इंस्टाग्राम गाय। तो अभी 2 साल पहले मेरी एक कलीग ने बोला कि आपको अपना रीच बढ़ाना चाहिए, आजकल यंगस्टर्स जो हैं इंस्टाग्राम पर हैं। तो मुझे लगा कि यार मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। देन आई स्विच ओवर टू इंस्टाग्राम आल्सो, बट मेरी सभी रील्स यूट्यूब इंस्टाग्राम सब जगह होती हैं। वन बुक दैट चेंज्ड योर लाइफ। देशभक्ति के पावन तीर्थ। So, sir, thank you so much for joining us today. It was such a wonderful conversation, and I feel that there's a lot to know about the nation, and I think you are doing such a great job. आप अपनी बात जो भी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी इंडिया है, आप इंडिया को सामने, जो एक्चुअल इंडिया है, जो भारत है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि सभी 140 करोड़ भारतीय भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा कर रहा हूँ, यस आपकी बात सर। ठीक है। और लेकिन ये प्रयास मैं चाहता हूँ कि आप जैसे यंगस्टर्स भी करें, जितने भी एनसीसी के कैडेट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने अगर 1-2% भी मेरे इस पॉडकास्ट से कुछ सीखा हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपको, आपने मुझे यहाँ बुलाया, समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू। जय हिंद।